किया था, लेकिन अभी अब वो वाला है ही नहीं। क्या नहीं है अपने पास? तो ये एक मेजर दिक्कत है। तो कोई बात नहीं है, सरफेस टेंशन के न्यूमेरिकल्स से पहले इसको कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे आप लोग 3x2 पेज छोड़ दो। यहाँ पे जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, वाट एवर नोट्स यू मेक, उसमें 3x2 पेज तुम इसके न्यूमेरिकल के लिए छोड़ दो। कितने इंटू 2? और आप समझ ही गए होंगे कि 3x2 से मेरा क्या मतलब है। समझ गए हो ना जी? इधर उधर मिला के कितना पेज आपको छोड़ लेना है। और ये 6 पेजेस हम लोग क्या करने जा रहे हैं? न्यूमेरिकल्स ऑन विस्कोसिटी। न्यूमेरिकल्स ऑन, ये हम लोग कब करने जा रहे हैं? नेक्स्ट क्लास में। कब करने जा रहे हैं? नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा तो हम लोग न्यूमेरिकल्स ऑन विस्कोसिटी जरूर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? क्योंकि अच्छे क्वेश्चन यहां मिलेंगे नहीं और टाइम भी खराब होगा, और जो मजा आना चाहिए वो भी हम लोगों को नहीं आएगा। समझ रहे हो ना बात? अरे क्वेश्चन जैसे मिल रहा है, लेकिन सिर्फ मुझे 2-3 क्वेश्चन सिर्फ दिख रहा है। कितना क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ, तो मैं कल ही करा दूंगा एक साथ, क्यों फालतू में इस समय लगेंगे क्वेश्चन में, क्या कहते हो? तो विस्कोसिटी के क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा। आज मैं सरफेस टेंशन पे आप लोग नोट करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना? सरफेस टेंशन में हो सकता है कि मैं आप लोगों को हो सकता है कि सपोर्टिंग नोट्स प्रोवाइड करूं। क्या प्रोवाइड करूं? लेकिन आप 3x2 पेज छोड़ करके आप टॉपिक डाल देंगे सरफेस टेंशन। क्या टॉपिक डाल देंगे? सरफेस टेंशन, ठीक है ना? और एक बात और आप लोग देख रहे होंगे कि एक फाउंडेशन 8 स्टार्ट हुआ है वहां पे, और अभी स्टार्ट हुआ ही है। तो वैसे तो यदि अब तक वो ओपन हो चुका होता सेशन, तो हम लोग फाउंडेशन 8 में भी अच्छा खासा स्टूडेंट एडमिशन में आ चुका होता अपना। लेकिन मान लीजिए वो ऑफलाइन स्टार्ट होना था। क्या स्टार्ट होना था? और उसमें 2 साल का सिलेबस हम लोग आराम से 1 साल में निकाल देते। मतलब अभी उसको स्टार्ट करते हो, दिसंबर में हम लोग उसका जो सिलेबस है वो क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। लेकिन तुम्हारे बैच में सिर्फ मैं इतना ही बता रहा हूं कि किसी भी बच्चे का यदि कोई भी टॉपिक कमजोर है, किसी टॉपिक को आपको रिवाइज करना है, यू वांट टू यूटिलाइज योर टाइम, नहीं आपने ऑनलाइन में वो टॉपिक पढ़ा है और उसमें कहीं दिक्कत आपको फील हो रही है, नहीं किसी भी टॉपिक में आप अनकंफर्टेबल हैं कहीं पे भी, तो आओ उस बैच में। उस बैच में पढ़ के अपना टॉपिक निकल जाना भाई। और उस बैच में अपना टॉपिक पढ़ना और फ्री। क्या समझ रहे हो ना बात? ऐसे भी रिवीजन होना था, जैसे तुम्हारा 2-4 दिनों में सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो यूनिट डायमेंशन एरर से स्टार्ट हो रहा है, तो यूनिट डायमेंशन एरर मत पढ़ो, वेक्टर मत पढ़ो, मैथ्स पढ़ना, 1D पढ़ना, NLM पढ़ना, नहीं समझे? या कहीं पे किसी टॉपिक में तुमको कुछ कभी दिक्कत हो, किसी का उस समय मतलब घर पे मान लो ऑनलाइन नहीं देख पाए हो कहीं, समझ रहे हो बात? तो इस तरह की चीजें आप आराम से कर लेना, ठीक है? अब अभी स्टार्ट हो रहा है 15 फ़रवरी से मान लो वो, तो ठीक है 15 जून तक उसका सिलेबस जाएगा, नहीं ठीक है? फ़रवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, ठीक है ना? लेकिन उसके लिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तुम्हें सिर्फ क्या कर लेना है, उस बैच को थोड़ा सा यूटिलाइज कर लेना है उन टॉपिकों के लिए। मैं तो कहूंगा कि फाउंडेशन के किसी भी बच्चे को उस बैच को यूटिलाइज कर लेना चाहिए, खास करके उन टॉपिकों के लिए जिसमें वो अपने आप को क्या फील कर रहे हो, वीक फील कर रहे हो। समझ रहे हो ना बात? उन टॉपिकों के लिए आप उसको यूज कर लो भाई। क्या? और तुम्हारे बैच को अभी क्या करने जा रहे हैं हम लोग? अगले 2-3 दिन में क्या करने जा रहे हैं? क्लोज करने जा रहे हैं तुम्हारे बैच को, ठीक है ना? समझ गए हो? ओके, थैंक यू। तो जिसको भी जिस किसी टॉपिक में दिक्कत हो वो टॉपिक जरूर पढ़ लेना, नहीं यूं समझो कि तुम्हारे लिए ही है, नहीं? हाँ, अरे तुम्हारा खत्म हुआ, उधर कहानी चालू हुई, तो तुम कुछ टॉपिक तो यूज करोगे ना जी? खास करके शुरुआती टॉपिक यूज करोगे ना? शुरुआत में जो भी टॉपिक तुम्हें लगता है, और उसके बच्चे को देखने के बाद उस बैच में जब मैं स्टूडेंट को देखूंगा
तब शायद मैं बता पाऊंगा कि भाई क्विक तुम लोगों का क्वेश्चन भी तो तुम लोगों को करना है क्विक क्विक शुरू से, नहीं तो शुरू से भी क्वेश्चन करो। एक्चुअली तुम इस 1.5 महीने को तुम लोग जितना यूटिलाइज करोगे, 1 अप्रैल तक का टाइम तुम लोग 11th को ठीक करने में जितना यूटिलाइज करोगे, क्योंकि ये मान के चलो कि हम लोग 1 अप्रैल से या उससे थोड़ा पहले थोड़ा बाद हम लोग जब 12th स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है, अप्रैल में भी स्टार्ट होगा तो नवंबर में आपका सिलेबस हो जाएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल नवंबर में सिलेबस करा देंगे 12th का, ठीक है, अप्रैल में स्टार्ट करेंगे सिलेबस नवंबर तक करा देंगे ताकि आप दोबारा 11th का टेस्ट दे दो, रिवीजन कर लो, ठीक है, और चीज़ों से प्रॉपर आपको टाइम मिल जाए तैयारी करने का, ठीक है, तो नवंबर तक सिलेबस करा देंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। 1 अप्रैल से भी चला तो 15 नवंबर बहुत हो गया, शायद अक्टूबर में ही करा देंगे, 30 अक्टूबर तक करा देंगे, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ 30 अक्टूबर को आपका सिलेबस करा देंगे यदि 1 अप्रैल से भी स्टार्ट हुआ तो। 30 अक्टूबर के बाद एक भी दिन नहीं लगेगा भाई, समझ गए। और किसी भी फ्रेशर बैच का लगभग करा देंगे, जो अभी भी स्टार्ट हुआ है वो दिसंबर तक हो जाएगा, उसका कब तक हो जाएगा। हाँ ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा बैच है जिन्होंने किसी वजह से डिले कर रखा है, जिन्होंने किसी वजह से दूर दराज में रह रहे हो, मान लो ऑनलाइन उतनी सुविधाएं भी नहीं रही हो या और भी दिक्कत है, तो अब ये और एक तरीके से ऑफलाइन इस बैच का एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा बैच है ये, नहीं कि एक बार कम से कम ये मौका है उनको कि अभी भी यदि वो 2 साल को 1 साल में निकाल सकते हैं तो वो कर सकते हैं, नहीं तो बहुत लोग तो ऐसे भी मिल रहे हैं हम लोगों को जो कह रहे हैं कि भाई हम इस साल को तो ड्रॉप ही मान रहे हैं, अगले साल से हम 11th 12th करेंगे, नहीं समझे, ऐसे भी बहुत एडमिशन है जो कह रहे हैं कि इस साल नहीं अगले साल से 11th चालू करेंगे, इस साल को पूरा ड्रॉप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाँ ऐसे भी बहुत है, बहुत एडमिशन है इस तरह के जो नए सेशन से होंगे। सर बैच एट ऑफलाइन है क्या? बैच तो अब सारे ही सुबह में ऑफलाइन हो जाएंगे, सारे ही बैच ऑफलाइन हो जाएंगे, ये मोटा मोटी मानो, और बैच 8 को ऑलमोस्ट ऑफलाइन ही एंजॉय करना। कैसे ऑफलाइन ही, नहीं समझे, ऑनलाइन तो पढ़ ही चुके हो, ऑनलाइन का करना क्या है, क्या ऑनलाइन से कोई मतलब तो है नहीं, ऑफलाइन ही मजा लो उसका, नहीं। और खास करके अपने डाउट वाले टॉपिक जरूर क्लियर करो, जहां भी आपको दिक्कत हो ऐसे बच्चों में उसको मिस नहीं करना है भाई, ठीक है, ओके। ऑफलाइन कब से होगा इस पे बोलना बेकार है तेजस्वी, क्योंकि मान लो कुछ बोले फालतू में ही हो जाने दो, नहीं क्या कहते हो जाएगा तब देखते हैं, नहीं चलो हम लोग अपने रनिंग टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। और अच्छा होता कि तुम लोगों को एकदम खत्म ही कर चुके होते तो और ज्यादा अच्छा रहता, नहीं क्या कहते हो, तुम लोगों का इधर खत्म हुआ होता और उधर स्टार्ट। अच्छा तो मैं आपको किसके बारे में बताने जा रहा हूं भाई, सरफेस टेंशन। और तुम लोग यदि बोलोगे तो इसका हेल्पिंग नोट्स दे देंगे, क्या दे देंगे, हेल्पिंग नोट्स दे दें सरफेस टेंशन का। अरे थ्योरी वाला टॉपिक है, कैसा टॉपिक है, समझ गए बात, तो थ्योरी टॉपिक है, तो इसमें मैं आप लोगों के लिए क्या प्रोवाइड कर देता हूं, हाँ यदि बोलोगे तो हेल्पिंग नोट्स प्रोवाइड कर देता हूं, कोई दिक्कत, नो दिक्कत ना, या देखता हूं नहीं भी करूंगा भाई, छोड़ो देखते हैं, नहीं देखते हैं, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इसको न्यूमेरिक बना दें, क्या बना दें। कहता है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच इट बिहेव लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन एंड ट्राई टू मिनिमाइज इट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। क्या कहता है, मैं लिख देता हूं, प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड, क्या कहता है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और कहीं थ्योरी होगा तो उसको मैं लिख के आगे बढ़ूंगा क्योंकि उससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना। ये कहता है प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड, property of a fluid due to which it behave like a stretch membrane, it behave like a stretch membrane and try to minimize
and try to minimize its surface area. कहता है property of a fluid due to which it behave like a stretch membrane and try to minimize its surface area is called surface tension. Is called surface tension. कहता है फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है और ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। फाउंडेशन 8 कब से स्टार्ट हो गया राजीव? कल से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है कल से स्टार्ट है भाई। तो 2-4 दिन तो तुम लोग क्या यूनिट डायमेंशन होगा, क्या होगा, ठीक है ना। तब तक तुम लोग इधर फोकस करो, अपना टेस्ट दो, सिलेबस कंप्लीट करो, लास्ट के टॉपिकों के न्यूमेरिकल्स निकालो। क्या अभी 10 दिन दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 10 डेज, उसके बाद सोचते हैं नहीं क्या। कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड ड्यू टू विच इट बिहेव लाइक स्ट्रेच मेम्ब्रेन। प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड ड्यू टू विच इट बिहेव लाइक स्ट्रेच मेम्ब्रेन एंड ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसी को क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, देखो एक बार लिक्विड की सरफेस पर हम यदि एक इमेजिनरी लेंथ खींच देते हैं यहां पे और उसकी पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ in the plane of liquid surface is called surface tension, तो सरफेस टेंशन का पहला फॉर्मूला यही है भाई, ये पहला फॉर्मूला है सरफेस टेंशन का, T इज इक्वल टू F/L। सरफेस टेंशन का पहला फॉर्मूला क्या है ये? हाँ, T इक्वल टू, हाँ इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर, लिक्विड की सरफेस पे 1 मीटर लेंथ पर जो फोर्स लगता है, लिक्विड की सरफेस की 1 मीटर की लेंथ पर जो फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। अरे दैट इज कॉल्ड द, क्लियर है ना बात? इसी को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, ओके चलो। कहता है सरफेस टेंशन जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे और डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन। पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगता है, ये पहला फॉर्मूला है भाई, T बराबर क्या? F/L। क्लियर है? अच्छा ये बात समझ लेना, मैं थोड़ी बहुत बातें अभी बता रहा हूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी क्या है? लिक्विड अपने एरिया को मिनिमम करने की टेंडेंसी रखता है, तभी तो जो बारिश की बूंदें गिरती है वो स्फेरिकल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि किसी दिए गए वॉल्यूम के लिए सबसे कम एरिया स्फेयर का होता है। किसका होता है? सबसे कम सरफेस एरिया किसी दिए हुए वॉल्यूम के लिए किसका होता है? स्फेयर का होता है। इसीलिए बारिश की बूंदें गिरते हुए गोल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाहता है। एक लिक्विड ये प्रॉपर्टी रखता है कि वो अपने सरफेस एरिया को क्या करना चाहता है? मिनिमम करना चाहता है। यही वजह है कि हाँ, रेन ड्रॉप्स जो हैं वो स्फेरिकल हो जाती हैं और जो लार्ज रेन ड्रॉप्स हैं वो इलिप्टिकल हो जाती हैं ड्यू टू इट्स वेट। होती तो स्फेरिकल है लेकिन थोड़ा चिपटा होंगी ना अपनी वेट की वजह से। भाई बड़ी बूंदें, छोटी बूंदें गोल होती हैं लेकिन जो बड़ी बूंदें हैं वो थोड़ी सी चिपटी हो जाती है। क्यों? अपने वेट की वजह से थोड़ी सी चिपटी हो जाती हैं। लेकिन लिक्विड सरफेस ये टेंडेंसी रखता है कि वो अपने सरफेस एरिया को क्या करे? मिनिमम करे। लिक्विड सरफेस ये टेंडेंसी रखता है कि वो अपने सरफेस एरिया को क्या करे? मिनिमम करे। कोई दिक्कत? समझ गए वो बात? ओके, वेरी नाइस। अच्छा, तो पहला फॉर्मूला सरफेस टेंशन का क्या आया है? F/L। सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होने जा रही है? यूनिट क्या होने जा रही है बोलो? सरफेस टेंशन है, फोर्स है क्या? नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ है सरफेस टेंशन। अच्छा, डायमेंशन क्या होने जा रही है बोलो? MLT-2 अपॉन, तो बोलो क्या हो जाएगा? LT
अरे क्या हो जाएगा, कहाँ MLT-2, हाँ यहाँ MT-2 हो जाएगा ना, यहां पे हो जाएगा MT-2, ठीक है ना। दिस वन इज MT-2। कोई दिक्कत? कहता है सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। सरफेस टेंशन, ठीक है, अब हम क्या लें, एप्लीकेशन ऑफ डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन, क्या बात कर रहे हैं हम लोग। कहता है स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज स्फेरिकल व्हाइल बिगर ड्रॉप ऑफ वाटर इज इलिप्टिकल, किसकी वजह से। कहता है हेयर ऑफ सेविंग ब्रश, जो ब्रश हम लोग सेविंग के लिए काम में लेते हैं, जब वाटर में हम लोग उसको डिप करते हैं तो वो फैल जाता है, और जब हम लोग वाटर से निकालते हैं तो चिपक जाता है। नहीं भाई, तुम सेविंग के लिए जो काम में लेने वाला ब्रश है, जब उसको पानी में डुबाओगे तो उसके हेयर्स थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, और जब तुम बाहर निकालोगे तो उसके हेयर्स ऐसे चिपक जाते हैं। वजह, क्योंकि लिक्विड अपने सरफेस को कम करना चाहता है, तो उसमें जो लिक्विड बच गया वो अपने एरिया को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। तो यदि पानी से निकाला जाएगा हेयर ब्रश तो क्या होगा, चिपक जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ, और पानी में दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। समझ रहे हो बात, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। नहीं, अच्छा, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो हम लोग DDT का छिड़काव करते हैं, DDT का, वो सब क्यों है, या केरोसिन का छिड़काव कर देते हैं नालियों में हम लोग, उसकी वजह भी सरफेस टेंशन है। क्या है, क्योंकि जब हम लोग सरफेस केरोसिन वगैरह का जब हम लोग छिड़काव कर देते हैं तो क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से तैर नहीं पाते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं वो क्या नहीं हो पाते हैं। सरफेस टेंशन ज्यादा है तो वेट को बैलेंस कर देता है सरफेस टेंशन, तो पानी पर बैठ जाता है कोई भी जाकर के छोटा मोटा इंसेक्ट। लेकिन जब सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो वेट क्या करेगा, वेट को नहीं सह पाएगा तो डूब के मरेगा भाई वहां पे, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन कम होने की वजह से जो छोटे मोटे इंसेक्ट हैं वो डूब जाया करते हैं, ठीक है ना। तो DDT या केरोसिन वगैरह या उनके रहने की जगह खत्म हो जाती है भाई। DDT या केरोसिन का जो हम लोग छिड़काव करते हैं वो सरफेस टेंशन को कम करता है। क्या करता है, या डिटर्जेंट या साबुन में जो हम लोग कपड़े धोते हैं वो भी सरफेस टेंशन को कम करता है, वो भी सरफेस टेंशन को क्या करता है, सरफेस टेंशन कम होगा तो फैलेगा। जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन कम होगा वो लिक्विड फैलने की टेंडेंसी रखेगा। किसकी टेंडेंसी रखेगा, तो लिक्विड जब फैलेगा तो कोने कोने में पहुंच करके क्या है कि वो कपड़ों से दाग धब्बों को दूर करेगा। समझ रहे हो बात। तो हम लोग डिटर्जेंट या जो साबुन का इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, उसकी वजह भी सरफेस टेंशन का कम होना है। क्या है, क्योंकि जब पानी में हम लोग डिटर्जेंट मिलाते हैं तो उसके सरफेस टेंशन को हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। किसी को घाव वगैरह हो जाता है तो हम लोग डेटोल से घाव की सफाई करते हैं, डेटोल का सरफेस टेंशन कम होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से फैलता है। जिसका सरफेस टेंशन कम होगा वो क्या करेगा, फैलेगा। तो जो भी रेसे बने हुए हैं गांव में या बाउंड में, जो भी रेसे बने हुए हैं या कोने कोने में पहुंच करके वो सफाई करेगा। समझ रहे हो बात, क्योंकि उसका जो सरफेस टेंशन है वो बिल्कुल ही क्या है, कम है। समझ रहे हो बात। कैम्फोर, ये जो कपूर का जो हम लोग यदि इर्रेगुलर टुकड़ा लेंगे, कपूर आप लोग पूजा में काम में लेते ही हैं, कपूर का यदि हम लोग इर्रेगुलर टुकड़ा लेंगे, रेगुलर टुकड़ा नहीं, इर्रेगुलर टुकड़ा यदि पानी पर रखेंगे तो डांस करता है, वो इधर उधर घूमता है। ऐसे क्यों घूमता है, क्योंकि जिधर से कपूर घुल जाता है उधर का सरफेस टेंशन कम कर देता है, उधर का सरफेस टेंशन, और जिधर नहीं घुला है, कम घुला है, उसका सरफेस टेंशन ज्यादा है, तो ऐसे घूम के आएगा। फिर इधर घुल जाएगा तो ऐसे जाएगा। तो कपूर जो है वो वाटर सरफेस पे डांस करेगा। यदि उसका इर्रेगुलर पीस वाटर सरफेस पे रख दिया जाए तो वो डांस करता रहता है। उसकी वजह वही है कि इर्रेगुलर पीस जिधर से घूर गया उधर सरफेस टेंशन कम, जिधर कम घुला उसका सरफेस टेंशन ज्यादा। समझ रहे हो बात, ठीक है। घाव के लिए डेटोल का इस्तेमाल क्यों करते हैं ये बात भी समझ गए। कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल भी सरफेस टेंशन के कम होने की वजह से ही होता है, राइट। स्मॉल ड्रॉप्स, स्फेरिकल सरफेस टेंशन, ये सारी बातें सरफेस टेंशन की वजह से ही हैं। क्लियर है। वजह सरफेस टेंशन की और भी है, कैपिलरी राइज भी इसी की वजह है, लेकिन जो बेसिक डेली लाइफ एग्जांपल सरफेस टेंशन का है वो यही सब है, ठीक है। वैसे गणेश जी वगैरह जो दूध वगैरह पी लेते हैं उसकी वजह भी सरफेस टेंशन ही है। क्या है,
जो पुरानी मूर्तियां होते हैं उसमें क्या होता है कि रेसे बने होते हैं। वो कैपिलरी राइज पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो ओल्ड मूर्तियां होती हैं, जैसे वो मार्बल की या मिट्टी की जो ओल्ड मूर्तियां होती हैं, उसमें क्या होते हैं कि बारीक बारीक कैपिलरीज बन जाती हैं। कैपिलरीज मतलब कि पाइप का मतलब कि बारीक बारीक छिद्र बन जाते हैं। जैसे मान लो एक दरार बन गई है मूर्ति में, तो एक मूर्ति में जब दरार बन जाती है और उसमें जब हम लोग लिक्विड को ले जाकर के टच करेंगे तो कैपिलरी राइज करेगा। वो क्या करेगा? यस, वो एक कैपिलरी राइज करेगा। समझ रहे हो बात? तो मान लो एक ऐसे दरार बन गई है अंदर मार्बल की मूर्ति में, और तुमने क्या किया कि लिक्विड रखा वहां पे, तो क्या करेगा? वो कैपिलरी राइज करेगा और उधर जाकर के गिरेगा। समझ रहे हो बात? तो कैपिलराइज, ये कैपिलरी राइज या सरफेस टेंशन ही उसकी भी वजह है। किसकी वजह है? सरफेस टेंशन की वजह से ही जो मूर्तियां हैं पुरानी हैं, जिनमें दरारें बन जाती हैं, जिनमें लाइनिंग आ जाती हैं, वो आराम से दूध वगैरह पी लिया करती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह भी कौन है? सरफेस टेंशन ही है उसकी वजह भी। ठीक है ना? तो ये बातें क्लियर है यहाँ तक? सरफेस टेंशन का डेली लाइफ में बहुत एग्जांपल है। डेली लाइफ में उस समय हम कैपिलरी राइज पर इसकी बात करेंगे। जब कैपिलरी राइज आएगा तो उसके में उसकी बात होगी। पेड़ पौधों में जो पानियां ऊपर तक चली जाती है उसकी वजह भी क्या है? कैपिलरी राइज ही है। नहीं, और बारिश के दिनों के बाद कोई भी किसान अपने खेत को जोत देता है, उसकी वजह भी क्या है? फार्मिंग की वजह भी कैपिलरी राइज है, ताकि मिट्टी में बने हुए जो बारीक बारीक लाइनिंग है उससे लिक्विड वेपोराइज नहीं हो जाए। क्या नहीं हो जाए? पानी तो आ गया, बारिश की वजह से पानी तो मिट्टी के लिए मतलब मिट्टी में पानी ठीक ठाक लेवल तक आ चुका है। अब जब ऊपर की यदि लाइनिंग को तोड़ी नहीं जाएगी तो कैपिलरी राइज की वजह से जो लिक्विड है वो बार बार ऊपर आके वेपोराइज होगा। क्या होगा? तो ऊपर की लेयर जो है वो तोड़ दी जाती है। समझ रहे हो बात है? ताकि वो बारीक जो हम पाइप बनी हुई है बारीक बारीक, उस पाइप के ऊपर के लेयर को क्या कर दिया जाए? तोड़ दिया जाए, ताकि अंदर की जो नमी है, अंदर का जो मॉइस्चराइजर लेवल है, जो वाटर लेवल है वो बना रहे। क्या बना रहे? अंदर का जो वाटर लेवल है वो बना रहे। उसी वजह से जो किसान है वो बारिश के बाद अपने खेतों को जोत देता है। उसकी वजह भी वही है। कौन? कैपिलरी राइज को रोकना। वो चाहता है कि उस कैपिलरी राइज को क्या करे। तो डेली लाइफ में सरफेस टेंशन की बहुत यूज है। सरफेस टेंशन जो है वो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, और डेली लाइफ में इसके बहुत एग्जांपल है। क्लियर है बात है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो क्या बात? अरे कोई दिक्कत क्या? समझे हो कि नहीं समझे हो बात? तो डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन, लेकिन फॉर्मूला पहला यही बना है। अच्छा, डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन मैं बता चुका हूं नहीं? अरे बोलो, डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ क्या? ऑफ सरफेस टेंशन। हम लोग यहां पर डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं, और ये वाला पेज मैं तुम्हें भेज ही दूंगा। जब तुम 1, 2, 3 और 4 ये वाले पेज से तुम लोग लिख लेना भाई। अरे ये वाला पेज मैं तुम लोगों को भेज दूंगा ताकि तुम क्या लिख लो? 1, 2, 3, 4 लिख लो। कोई दिक्कत क्या? अरे लिख लोगे ना? नो दिक्कत। चलो ठीक है, अब लिखूंगा, टाइम लगेगा, क्या फायदा। तो ये वाला पेज मैं तुम लोगों को हेल्पिंग नोट्स के लिए, हाँ बोलो, हाँ हाफ पेज ये हो गया। 2, 3, 2, 5, 3, 8 और 3, 11 लाइन। ठीक है, 11 लाइन में ये काम हो जाएगा। कितनी लाइंस का ये मैटर है ये भाई? 11 लाइन में ये चारों बातें आ जाएंगी। अब मैं लिखूंगा, टाइम लगेगा, क्या फायदा है? नहीं, ठीक है। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन पे हम लोग चलते हैं। कहां पे चलते हैं बोलो? हाँ, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्लियर है ना बात? सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द नीडल। एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द नीडल, समझना बात। एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द नीडल। एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द नीडल। और एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द नीडल
निडल को उठाने के लिए कितना एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड होगी, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या बात? एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द निडल। कोई दिक्कत क्या? नो दिक्कत। अब बात समझना भाई जरा। देखो एक निडल हमने रख दिया है, यही मान लो कि हमारा पेन एक निडल है और इसको हमने वाटर के सरफेस पे रख दिया है। कहां रख दिया है? ये निडल है, ये क्या है? निडल। ठीक। अरे ये निडल देखो ऐसे मैंने रख दिया, ठीक है ना, ये निडल है, ये क्या है, और मैंने वाटर के सरफेस पे निडल रख दिया, निडल तैर रहा है भाई। ठीक। अच्छा वैसे यदि सिंपल रखा होता मान लो किसी सरफेस पे निडल, तो हमको क्या फोर्स लगाना पड़ता उठाने के लिए? mg। अरे यदि किसी सरफेस पे निडल रखा होता तो हमको अभी उठाने के लिए क्या फोर्स लगाना है? mg लगाना है। लेकिन ये लिक्विड के सरफेस पे रखा है। कहां रखा है? तो लिक्विड की दो लाइनें बनेंगी इस पे, बात समझते रहना। T बराबर F बाय L, तो F बराबर सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होगा कि नहीं होगा? अरे भैया पहला फॉर्मूला बन गया ना इस देश का कि फोर्स क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। पहला फॉर्मूला यही है ना जी। तो मैं कह रहा हूं जब लिक्विड की सरफेस पे रखा गया तो लिक्विड के दो लाइनें तुमको दिखेंगी, नहीं दिखेंगी दो लाइन? कैसे? एक लाइन तुमको यहां दिखेगी लिक्विड की, मतलब जो तुमको अलग ही दिखेगी। अलग का मतलब, अरे तुम लिक्विड में डुबाओ, तुमको एक लाइन दिखेगी ना ऐसे कि यहां तक लिक्विड है, और एक लाइन इधर दिखेगी ना जी लिक्विड की, तो तुमको कितनी लाइन दिखेगी लिक्विड की? दो लाइन दिखेगी। और पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लगता है? T। तो L लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा? TL दोनों तरफ। तो दोनों तरफ इस निडल पर, इस निडल पे दो लाइन बनेगी, और इधर भी कितना फोर्स लगेगा तुम्हारे लिए? TL। और इधर भी कितना फोर्स लगेगा? तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड? 2TL। और व्हाट इज द नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट इट? mg प्लस 2TL। अरे व्हाट इज द एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट इट? 2TL। और व्हाट इज द नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट इट? ये बात मेरी समझे क्या आप? अरे ये बात समझे हो? और वो कौन सी लाइन ढूंढ रहा हूं मैं, ये समझ गए हो ना? जो लाइन तुमको दिखेगी अलग ही, मतलब ये एक लाइन बनी हुई रहेगी दोनों तरफ लिक्विड के, रहेगी कि नहीं? चलो मैं कहता हूं एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए रिंग। एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए, मैं 2 नंबर बात कह रहा हूं, जरा समझना बात। गर्दन थोड़ा हिला हुआ है भाई, आज ज्यादा हिल नहीं रहा है, ठीक है ना? एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए रिंग, ठीक है? एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए रिंग। एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए, एक रिंग को लिफ्ट करना है। किसको लिफ्ट करना है? तो समझना जरा बात। ये हमने रिंग डाल दिया एक के ऊपर। रिंग तो ऐसे नहीं दिखेगा, दिखेगा तो ऐसे ही रिंग, लेकिन चलो मैं कर देता हूं। मान लो ये रिंग ऐसे दिखेगा लिक्विड के ऊपर, तो कितनी होगी भाई एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड? बोलो। T इंटू 2πr, और ऐसी दो लाइनें बन जाएंगी क्या? कैसे भाई? कैसे? देखो एक रिंग को रखो, एक चूड़ी टाइप स्ट्रक्चर को तुम पानी पे रख दो, तो चूड़ी टाइप स्ट्रक्चर में दो लाइनें बनेंगी, नहीं बनेंगी? एक तो आउटर वाला लाइन और एक इनर वाला लाइन, जो दो लाइन तुमको दिखेगा, नहीं दिखेगा? एक आउटर लाइन दिखेगा और एक, तो कितना फोर्स लग जाएगा जी? T इंटू 2πr एक तरफ से और T इंटू 2πr एक तरफ से। तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द रिंग? T इंटू, तो पहले तरह का क्वेश्चन इसी पर बनता है, समझ रहे हो ना? एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए हॉलो डिस्क। हॉलो डिस्क की कंप्लीट डिस्क, पहले पूरा डिस्क ही उठाओ भाई। नहीं, एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए डिस्क। 3 नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं बोलो? एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड, और ये एक्स्ट्रा फोर्स किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। और ये एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो किसकी वजह से? तो अदर देन वेट इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। किसके अलावा? वेट के अलावा इतना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए। तो एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू क्या? टू लिफ्ट ए
अब जब डिस्क है तो ये सॉलिड है ना जी। अच्छा, डिस्क में कितनी लाइन बनेगी यदि लिक्विड पे रखा हुआ हो तो? एक ही लाइन बनेगी, बेसिक बात है। अरे डिस्क को रखो, तुमको कितनी लाइन दिखेगी भाई? रोटी रख दो ना तो क्या लाइनिंग दिखेगी तुमको? एक ही लाइन दिखेगी ना आउटर पे। तो डिस्क में एक लाइन दिखती है, कितनी लाइन? व्हाट इज द एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए डिस्क? T into, अच्छा, एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए hollow डिस्क मतलब एनुलर डिस्क। एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एनुलर डिस्क। एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एनुलर डिस्क। कौन सा डिस्क? एनुलर डिस्क। क्लियर है ना? एनुलर डिस्क। तो बोलो अब ये क्या हो जाएगा? एनुलर डिस्क मतलब एक ऐसा डिस्क जिसका इनर और आउटर रेडियस है। एक ऐसा डिस्क जिसका क्या है? अरे एक ऐसा डिस्क जिसका क्या है? इनर और आउटर रेडियस है। तो कितनी लाइनें बनेंगी इसमें? दो लाइनें। कौन सी? एक बार तो अंदर वाली लाइन और एक बार बाहर वाली लाइन। तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड अदर देन वेट? T into 2 pi R1 plus T into 2 pi R2। बोलो, और कोई दिक्कत क्या? अच्छा, एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए स्क्वायर फ्रेम। स्क्वायर फ्रेम, स्क्वायर प्लेट अलग चीज है और वायर अलग चीज है, नहीं? अच्छा, स्क्वायर प्लेट के लिए क्या होगा बोलो? 5 नंबर पे देखते हैं। एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए, एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए वायर फ्रेम या स्क्वायर फ्रेम। ये फ्रेम है, केवल तार का बना हुआ फ्रेम है भाई, केवल स्क्वायर फ्रेम है ये। इसको उठाने में कितना फोर्स लगेगा? ये स्क्वायर फ्रेम है, इसको उठाने में कितना टाइम लगेगा बोलो? दिस वन इज स्क्वायर फ्रेम। स्क्वायर फ्रेम को उठाने में कितना टाइम लगेगा बताओ? ये स्क्वायर फ्रेम है तो हो जाएगा T इंटू 4A और ऐसी दो लाइनें बनेंगी ना भाई। 6 कहां? 8A हो जाएगा ना। यदि तार का बना हुआ है तो अंदर लाइन बनेगी और बाहर लाइन बनेगी। बोलो, और यदि पूरा प्लेट हो स्क्वायर तो एक ही लाइन बनेगी केवल बाहर। समझे हो ना बात? वेरी नाइस। एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए क्या? ए स्क्वायर प्लेट। टू लिफ्ट ए स्क्वायर प्लेट क्या हो जाएगा बोलो? यदि ये स्क्वायर प्लेट है, यदि ये क्या है? स्क्वायर प्लेट है, ये क्या है ये? यदि ये स्क्वायर प्लेट है तो अब क्या हो जाएगा बोलो? दिस वन इज स्क्वायर प्लेट। तो अब क्या हो जाएगा बोलो? बोलो, F एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा? अरे T इंटू 4A। ठीक है ना? स्क्वायर प्लेट में कितना हो जाएगा? T इंटू 4A। कोई दिक्कत? समझे हो क्या बात? ठीक है, T इंटू 4A। चलो, अच्छा, इस लेकिन फॉर्मूला एक ही है। फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंस इनटू लेंथ। सरफेस टेंस इनटू, और लेंथ तुमको दिख रही होगी कि वो कौन सी लेंथ है, नहीं? लेंथ तो हमको दिख रही है कि जो लाइनिंग बन रही है सॉलिड पर वही वो लेंथ है, नहीं? तो बोलो, समझ गए हो ना? तो एक फॉर्मूला यही बनता है, एक फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर ये कह रहा है कि फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सरफेस टेंशन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग सरफेस टेंशन। फैक्टर इफेक्टिंग तो भेज देंगे ये भी क्या? फैक्टर इफेक्टिंग सरफेस टेंशन भेज दें, लिख दें फैक्टर इफेक्टिंग सरफेस टेंशन। फैक्टर इफेक्टिंग कहता है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ने के साथ सरफेस टेंशन घटता है। ठीक है, क्या कह रहा है बोलो? द सरफेस टेंशन,
द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज with rise of temperature, decrease with rise of temperature, while surface tension of क्या, while surface tension, ये छोड़ो ये बात, कह रहा है surface tension of liquid is zero at its boiling point. Surface tension of liquid is zero at boiling point. At its boiling point, at its क्या, अरे at its boiling point, ठीक है ना. तीसरी बात, हाईली सॉल्वेबल इम्प्योरिटी, हाईली सॉल्युबल impurities increase the surface tension, increase the surface tension, like salt, sugar in water. साल्ट या सुगर पानी में ढंग से घुलते हैं और ये सरफेस टेंशन को बढ़ाते हैं. While low solvable impurities, while low solvable impurities, while low soluble impurity low solvable impurity decrease the surface tension, decrease the surface tension, like phenol Dettol in water. Like phenol Dettol in, समझ रहे हो ना बात, अरे बोलो. जो लो सॉल्वेबल इंप्योरिटी है वो क्या करता है, बात समझ गए हो, कोई दिक्कत. चलो एक छोटा एग्जांपल लिख रहे हैं अपन, स्मॉल, ठीक है. एक छोटा एग्जांपल, पहला फॉर्मूला लेकिन बन चुका है, फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ. पहला फॉर्मूला हम लोग क्या यूज कर चुके हैं, फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ठीक है. कहता है वायर ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ इज इन इक्विलिब्रियम. ए वायर, एग्जांपल क्या है देख लो, a wire of 20 centimeter length is in equilibrium, is in equilibrium on vertical soft film, on vertical soft film as shown in figure. As shown in figure, a force on wire due to its mass, a force on wire due to its mass is 2400 dyne. कह रहा है वायर ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ इज इन इक्विलिब्रियम ऑन वर्टिकल सॉप film as shown in figure. If force on wire due to its mass is 2400 dyne, then find the surface tension of solution of SOP. Then find the surface tension of solution of SOP, of solution of soap. हम लोग इसके सॉल्यूशन पर जाते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसके सॉल्यूशन पर जाते हैं. फ्लूइड का लास्ट टॉपिक है और अगला टॉपिक इलास्टिसिटी है भाई, ठीक है, क्लियर है बात है. ये ध्यान देना जरा, ये वायर ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ, और टेस्ट तुम लोगों के कौन कौन से टॉपिक का नहीं हुआ है, वेव का, थर्मो का और फ्लूइड का, 3 टॉपिकों का टेस्ट अभी तुम लोगों का नहीं हुआ है, यही बात है ना.
और सिलेबस लगभग सब्जेक्ट में खत्म होने पे है तुम्हारा, सब में खत्म होने वाला है सिलेबस। सब में थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत मतलब 5-10 दिन में खत्म होगा। हाँ ठीक है। नो दिक्कत। देखो भाई, कह रहा है वायर ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ इज इन इक्विलिब्रियम ऑन वर्टिकल सॉफ्ट फिल्म। जरा ध्यान देना, ये एक वर्टिकल सॉफ्ट फिल्म है, ये एक वर्टिकल सॉफ्ट फिल्म है, और इसमें एक तार जो है ये बैलेंस है। ये तार जो है वो क्या है देखो, वर्टिकल एक ऐसे तार ले लिया और ऐसे एक तार लगा दिया और उसको सॉफ्ट फिल्म में डुबा के उठाया और वो तार वहीं पे रुका हुआ है। वो तार कहां रुका हुआ है? इस सॉफ्ट फिल्म में ही रुका हुआ है। ठीक, अच्छा बताओ कैसे रुक जाएगा ये तार? तार का जो वेट है ये वर्टिकल है ना जी, तो तार का जो वेट है वो किधर की तरफ होगा? अरे तार का वेट किधर होगा? ये तार है, तार का वेट किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। और लिक्विड से सट करके ये रुक गया है, इसका मतलब ऊपर सरफेस टेंशन। बस एक बात ध्यान रखना है कि सॉप की 2 लेयर होती है। साबुन जब भी है तो उसकी, अरे यहां पर क्या है, वायर दिस 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 ऑन वर्टिकल। कौन सी फिल्म है ये? सॉफ्ट फिल्म की कितनी लेयर होती है? 2 लेयर। मतलब ऐसे लेयर आई होगी और ऐसे लेयर गई होगी, उसमें ही रुका हुआ है। तो कितनी जगह टच हो रहा होगा? 2 जगह। भाई देखो, एक बार ऐसे आई तो यहां पे एक निशान बनेगा, और यहां से घूम के गई तो यहां पे एक निशान बनेगा। तो सॉफ्ट फिल्म की 2 लेयर होती है। कितनी? तो एक तरफ से कितना फोर्स ऊपर लगेगा? T/L। और एक तरफ से कितना लगेगा? T/L। तो ऊपर की तरफ टोटल 2TL और नीचे की तरफ mg। नीचे की तरफ, हाँ ये जरूर ध्यान रखनी है साबुन की फिल्म, अरे जैसे तुम लोग साबुन का झाग ऐसे बनाओगे, और तुम लोग ये बचपन में अपन बहुत करते हैं, साबुन की ऐसे फिल्म सी बन जाती है और ऐसे करके ऐसे फूंक मारते हैं और इधर उधर उड़ता है, वो सॉफ्ट फिल्म है ना, वो क्या है? राइट है। अब साबुन के फिल्म में 2 लेयर होती है। कितनी? पानी का फिल्म बनता है या वाटर सरफेस होता है तो कितनी लेयर? लेकिन साबुन के फिल्म में 2 लेयर। सॉफ्ट फिल्म में हमेशा 2 लेयर होती है। तो 2 लेयर यदि ऊपर से आई है, एक लेयर ये और एक लेयर ये, तो कितनी जगह टच होगा? ये 2 बार टच होगा ना जी। तो ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा? 2TL। और नीचे की तरफ, नीचे क्यों लगेगा? क्योंकि वर्टिकल है ये तार। ये तार क्या है? तो वर्टिकल है, तो नीचे mg और ऊपर की तरफ 2TL। तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा बोलो? 2TL इज इक्वल टू mg। अरे 2TL इज इक्वल टू, तो 2 इंटू सरफेस टेंशन कितना है बोलो? पता नहीं। लेंथ कितना है बोलो? 20 सेंटीमीटर। और mg कितना है बोलो? 2400 डाइन। तो सरफेस टेंशन क्या हो गया बोलो? 60 डाइन पर सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन क्या हो गया बोलो? 60 डाइन। अरे सरफेस टेंशन कितना हो गया? 60 डाइन पर सेंटीमीटर। गुड ज्योति, गुड आदित्य, समझ रहे हो ना बात? अरे ये वाला फोर्स दे दिया मतलब, और ये वाला सेंटीमीटर, तो डाइन पर सेंटीमीटर। अरे क्लियर है क्या? अरे बोलो। ठीक है, चलो अरे समझे वो बात? ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, हेलो।
कहां तक बता दिए थे? 69 पर सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे। यहां तक कोई दिक्कत है ना? नो दिक्कत भाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक ही फॉर्मूला है लेकिन क्या? अच्छा, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन समझाने जा रहे हैं एक बार। क्या समझाने जा रहे हैं? या तो यूं कह लो कि रीजन ऑफ सरफेस टेंशन समझाने जा रहे हैं। किसकी बात? कि सरफेस टेंशन किस वजह से पाया जाता है, वो रीजन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो रीजन ऑफ सरफेस टेंशन हम लोग देखने जा रहे हैं। रीजन ऑफ सरफेस टेंशन जरा देखना, मॉलिक्यूलर थ्योरी या रीजन ऑफ सरफेस टेंशन यहीं पे है। अरे रीजन ऑफ क्या? हाँ, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन या रीजन ऑफ सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन या रीजन ऑफ, हाँ रीजन ऑफ सरफेस टेंशन। कोई दिक्कत क्या? कह रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो जरा एक बार, जैसे मैंने क्या किया, स्टडी करना स्टार्ट किया, और ये हमने स्टडी करना स्टार्ट किया, ये हमने क्या करना स्टार्ट किया? स्टडी करना हमने स्टार्ट कर दिया ये। ठीक है, और देखो मैं कह रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल को एक रेडियस के अंदर के सारे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं। इस रेडियस को मॉलिक्यूलर रेडियस भी हम लोग कह सकते हैं, 10⁻⁹ मीटर। क्या होता है ना, लिक्विड के एटम के बीच में एक कोहेसिव फोर्स लगता है, C फोर्स समान, इक्वल लिक्विड के बीच में जब फोर्स लगता है तो उसको हम लोग कोहेसिव कहते हैं, और लिक्विड और सॉलिड के बीच में जब फोर्स लगता है तो वो एडेसिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडेसिव। A फॉर असमान। लिक्विड सॉलिड के बीच में जब फोर्स लगता है तो दैट इज द एडेसिव फोर्स, और लिक्विड के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो एक लिक्विड के एटम को दूसरा लिक्विड का एटम अट्रैक्ट करता है यदि वो उसकी रेडियस में हो, यदि वो उसकी, और रेडियस क्या है? 10⁻⁹ मीटर। 10⁻, मतलब एक लिक्विड के एटम को उसके चारों तरफ कितनी दूर तक कोई अट्रैक्ट कर सकता है? 10⁻⁹ मीटर की डिस्टेंस तक यदि कोई है तो उसको क्या करेगा? तो इसका मतलब अंदर का जो मॉलिक्यूल जो पूरा डूबा हुआ है उसको ये भी अट्रैक्ट करेगा, 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 ये भी अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हो ना बात? यदि अंदर डूबा हुआ है तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है बात? तो इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से क्या है। लेकिन वही यदि लिक्विड के सरफेस पर, वही यदि लिक्विड के सरफेस पे यहां पे कोई एटम होगा तो उसको ये वाला सर्किल अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। अरे उसको कौन अट्रैक्ट करेगा? अरे इस सर्किल पर जो होगा वही अट्रैक्ट करेगा ना जी। तो इस सर्किल पर कोई होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो मेरी बात समझना, इस सर्किल पर ये वाला है तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है ना वो नीचे आ जाएगा। कहां आ जाएगा पता है? नीचे। समझ रहे हो बात? तो जो लिक्विड का एटम नीचे है उस पर नेट फोर्स 0 लगता है, उस पर क्या लगता है? लेकिन जो लिक्विड का एटम सरफेस पे है उस सब पर नीचे की तरफ एक क्या लगता है? फोर्स लगता है। क्या लगता है? क्यों लगता है? बात समझे हो? किसी भी एटम को एक मॉलिक्यूलर रेंज के अंदर सभी अट्रैक्ट करेंगे, तो जब चारों तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो नेट 0। लेकिन इसका तो सेमी सर्किल बनेगा क्योंकि ऊपर तो है ही नहीं। तो इसमें इधर 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 जब फोर्स अट्रैक्ट करेगा तो इसका और इसका रिजल्टेंट इधर होगा ना जी। तो नेट रिजल्टेंट इसका नीचे आएगा। किधर आएगा? तो इस पर जो नेट फोर्स है वो नीचे लगता है, जबकि पूरा डूबा हुआ जो है उस पर नेट फोर्स। तो लिक्विड की सरफेस का जो मॉलिक्यूल है उस पर एक नेट फोर्स डाउनवर्ड लगता है। लिक्विड की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उसको लिक्विड का मॉलिक्यूल नीचे खींचना चाहता है, मतलब वो अपने एरिया पर कम से कम मॉलिक्यूल रखना चाहता है अपनी सरफेस पर, इसीलिए वो एरिया मिनिमम रखता है। और यही वजह है किसकी? सरफेस टेंशन के। अरे समझ रहे हो ना बात? अरे समझे हो क्या? तो सरफेस टेंशन की जो वजह है वो यही है वजह। कोई दिक्कत क्या?
the maximum distance up to which the force of attraction between two molecule is appreciable. The maximum distance, कुछ तो मुझे लिखना पड़ेगा ना जी. The maximum distance थोड़ा सा theoretical है, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा थ्योरी यूज नहीं कर रहा हूं. क्लियर है ना बात? The maximum distance up to which the force of attraction between two molecules is appreciable. ठीक है? is called molecular range. और ये रेंज होती है 10⁻⁻⁹ मीटर. क्या लिखा है देखता हूं. मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज एप्रिसिएबल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज. मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच कितनी डिस्टेंस तक ये फोर्स लग सकता है? नहीं, तो अंदर का कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसको किस सर्किल तक का अट्रैक्ट करेगा? इसी सर्किल तक का अट्रैक्ट करेगा. ए स्फीयर विथ ए मॉलिक्यूल एट सेंटर, a sphere with a molecule at center, and radius equal to molecular range, and radius equal to molecular range is called the sphere of influence. ये बात समझे हो? कहता है ए स्फीयर, ये बात समझ गए ना? ए स्फीयर विथ ए मॉलिक्यूल एट सेंटर, मॉलिक्यूल को सेंटर पर लो, और रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. मतलब इस इन्फ्लुएंस स्फीयर के अंदर जो मॉलिक्यूल होगा बस वही इस मॉलिक्यूल को क्या कर पाएगा? अट्रैक्ट कर पाएगा. और समझ रहे हो बात? इस स्फीयर को क्या कहते हैं? स्फीयर ऑफ. तो अंदर पर नेट फोर्स 0 होगा भाई. अरे अंदर पर नेट फोर्स क्या होगा? इट इज क्लियर दैट ऑल मॉलिक्यूल लाइंग ऑन द. चलो तो अब क्या क्लियर है वो देख लेते हैं. ऑल द मॉलिक्यूल लाइंग ऑन द सरफेस एक्सपीरियंस ए नेट डाउनवर्ड फोर्स इन लिक्विड. नहीं, ये लाइन सही है ना? तो ये बात मैं लिख दूं यहां पे, एक लाइन और एक लाइन. ये तीसरी लाइन लिख रहा हूं. ऑल मॉलिक्यूल, ये तीसरी लाइन लिख रहा हूं. ऑल मॉलिक्यूल लाइंग ऑन द सरफेस, experience a net downward force. कहता है all the molecule lying on the surface, experience a net downward force. So liquid has tendency to minimize its molecule at surface. minimize its molecule at surface. और यही वजह है सरफेस टेंशन की, कि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है उस पर नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता है, और सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उस पर. इसीलिए लिक्विड अपने सरफेस पे कम से कम मॉलिक्यूल रखना चाहता है, और यही वजह है सरफेस टेंशन के. अरे यही वजह है किसकी? समझे हो भाई? अरे बोलो, आगे बढ़े. वाओ, चलो, कोई दिक्कत? तो रीजन ऑफ सरफेस टेंशन. अब हम लोग दूसरे फॉर्मूले की तरफ जाएंगे. सरफेस एनर्जी किस पर जाएंगे? पहला फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है क्या कंट्री का? पहला क्या था भाई? 3 गुना 2 पेज छोड़े हो ना. किसके लिए वो पेज है? हाँ,
सरफेस टेंशन क्या प्रॉपर्टी है? इस प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड अपने सरफेस पे कम से कम मॉलिक्यूल रखना चाहता है, अपने सरफेस एरिया को मिनिमम रखना चाहता है। सरफेस टेंशन क्या होता है? लिक्विड की सरफेस पर एक इमेजिनरी लाइन खींच दो, उस पर जो पर यूनिट लेंथ फोर्स लगता है उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ। क्या होता है? क्लियर है ना बात? अच्छा, ये क्या लिखा है था? डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन। डेली लाइफ एग्जांपल मैंने कहा था कि 4 इंटू 2, 11 लाइनों में हम लोग इसको लिखेंगे और ये आप लोगों के लिए डेली लाइफ एग्जांपल है। ये क्या है? ये डेली लाइफ एग्जांपल। अच्छा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन आप समझ ही गए हो। अच्छा, ये सब समझ गए हो। रीजन ऑफ सरफेस टेंशन भी तुम लोग समझ चुके हो। क्या समझ चुके हो? रीजन ऑफ सरफेस टेंशन। कहीं कोई दिक्कत है भाई? बोलो, नो दिक्कत। चलो, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब हम लोग किस पे जा रहे हैं? सरफेस एनर्जी। ये 2 नंबर बात है। कितने नंबर बात है? लेकिन पहले मैं उधर खींच देता हूं ये वाली लाइन और 1-2 एग्जाम्पल वहां पे बता देता हूं, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं अगले फॉर्मूले की तरफ। किधर नहीं बढ़ना चाहता हूं? कहता है द सरफेस टेंशन कोई दिक्कत है? अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, जो लिख रहा हूं लिख लेना भाई। अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल। अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल while bigger drop of water is elliptical. Bigger drop of water is elliptical. Bigger drop of water is elliptical. Bigger drop of water क्या है? Hair of shaving brush. Hair of shaving brush. Having of shaving brush when dipped into water. When dipped into water. Where dipped into water. Spread out. Spread out. बाहर फैल जाता है। क्या हो जाता है? As it taken out. As it taken out. है ना, इट स्टिक टूगेदर। इट स्टिक टूगेदर। बाहर निकालने पर ये जो हेयर है वो टुगेदर चिपक जाता है। क्या हो जाता है? ठीक है। इररेगुलर, इररेगुलर पीस ऑफ कैम्फर, इररेगुलर पीस ऑफ कैम्फर फ्लोटेड ऑन वाटर सरफेस, फ्लोटेड ऑन वाटर सरफेस, floated on water surface, perform dancing, perform dancing मतलब घूमता है इधर उधर। irregular piece कपूर का oil and grease, oil and grease spot on cloth, a spot on cloths, a spot on cloths washed easily, can washed easily, can washed easily with detergent and soap water, with detergent and soap water, with detergent and soap water। अरे with detergent and, ठीक है ना? अरे बोलो, कोई दिक्कत? तो यहां तक भी कोई दिक्कत है? नो दिक्कत है। चलो, अब मैं उधर 1-2 क्वेश्चन कराता हूं पहले विस्कोसिटी वाले पार्ट पर। वहां पे मैं क्या करवा रहा हूं पहले आप लोगों के लिए? 1-2 क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई। क्या करवा रहा हूं? करवा दूं ना? मजा बहुत है, मजा बहुत है, करवा देता हूं। नहीं, अरे समझे हो बात? अब देखो, तुम लोग ये देख पा रहे हो ना कि इसी के बाद मैं पेज इंसर्ट करके क्वेश्चन करा रहा हूं। कहां पे? इसी कंट्री में जब मैं पेज को कीप करके इंसर्ट करूंगा यहीं पे, यहां पे पेज डालिए तो जी, यहां पे 13 नंबर पेज के बाद डुप्लीकेट लगा दें, न्यू स्लाइड करेंगे तो कहां आएगा? यस, आ चुका है भाई, न्यू स्लाइड। कॉपी, 2-3 कॉपी कर देता हूं। 4 पेज लगा दिया मैंने। किसके लिए? न्यूमेरिकल। किसके लिए? करेंट। करें? चलिए, बोल रहे हैं तो करते हैं। ध्यान दो, एक बार एग्जाम्पल करवाते हैं वही विस्कोसिटी के। यहां पे किसके? विस्कोसिटी।
एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल करवा देता हूं, 1-2 छोटे मोटे एग्जाम्पल और करवा दूंगा, कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो भाई। कल हम लोग, कल नहीं, कल तो मेरा लेक्चर ही नहीं है, इसमें नहीं है, तो परसों होगा, तो उसके बाद होगा, तो 2 दिन और होगा भाई। कितने दिन? हाँ, तब तक तुम लोग इधर तैयार करो अपना टेस्ट का सिलेबस, टेस्ट के न्यूमेरिकल लगाओ ढंग से, ठीक है ना? तब तक मैं उधर देखता हूं जो नया बैच बनाया है उसकी स्थिति क्या है। यदि ठीक ठाक बच्चे मिले तो बहुत बढ़िया रहेगा, तब तो उसमें सिलेबस शुरुआत के 2-3 चैप्टर में निकाल दूंगा 10 दिन में, समझ गए? तो आराम से तुम मैच कर जाओगे काइनेमेटिक्स एंड एनएलएम। अरे समझे वो बात है? क्विक निकाल दूंगा, खाली बच्चा ठीक मिल जाए। यहां ध्यान दें एक बार, ए स्क्वायर प्लेट ऑफ 0.1 मीटर साइड, ए स्क्वायर प्लेट ऑफ 0.1 meter side move parallel to second plate, move parallel, a square plate of this meter side move parallel to second plate. अच्छा, parallel to a second plate with velocity 0.1 meter per second, both plate being immersed in water, both plate being immersed in water, being immersed in water. If the viscous force is, if the viscous force is 0.002 Newton and coefficient of viscosity is 0.01 poise, distance between plates in meter, distance between plates in meter, distance between plates in meter. हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन, किसकी बात करेंगे? सॉल्यूशन। क्लियर है ना? चलो करें भाई। नेक्स्ट 2 लेक्चर सरफेस टेंशन खत्म, अगला 2 लेक्चर इलास्टिसिटी खत्म, 2 और 2 फिनिश है भाई, ठीक है? अब ध्यान दो इधर, ए स्क्वायर प्लेट ऑफ 0.1 मीटर साइड मूव पैरेलल टू सेकेंड प्लेट, एक स्क्वायर प्लेट है जी और दूसरे प्लेट के पैरेलल मूव कर रहा है, पैरेलल टू सेकेंड प्लेट विथ ए वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकेंड, दोनों प्लेट वाटर में है और विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अच्छा, फोर्स क्या लगता है तुमको पता है ना? नीटा डीवी बाई डी एक्स फोर्स लगता है ना जी। तो फोर्स माइनस का मतलब अपोज करेगा, अपोज से हमको अब मतलब नहीं है। फोर्स, अच्छा फोर्स लग रहा है 0.002 और नीटा पॉइज में है। पॉइज को पॉइजली में बदलने के लिए, पॉइज को पॉइजली में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं। क्यों? पॉइज सीजीएस यूनिट है। पॉइज क्या है? हाँ, एरिया कितना है? 0.1 का स्क्वायर एरिया है। वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? 0.1 का, और डिस्टेंस दोनों के बीच क्या है? d का। अरे dv बाई dx, नीचे वाले प्लेट के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला प्लेट मूव कर रहा है 0.1 से। किससे? अब बीच में पानी है, बीच में क्या है? तो भैया ऊपर वाला लेयर खिसक रहा है, नीचे वाला प्लेट पड़ा हुआ है, तो बेसिक सी बात है, दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा है। वैसे पूछता क्या फोर्स लगेगा तो भी निकाल देते। वाव आदित्य, वाव वाव वाव, लेकिन अभी देखना पड़ेगा भाई। 0.001, 0.01, 0.1 अपॉन 0.002, 002 से 2 गया 2, 0.001 बाय 2, 0.0005, 0.0005। मेरा तो कुछ ऐसा आया, देखो 0.001, 0.01, 0.1, वेलोसिटी यही है ना, तो डिस्टेंस होगा कितना? ये
दिस वन इज द डिस्टेंस 0.0005। अरे 0 पॉइंट, ये मीटर में है, ये किस में है? मीटर में। कोई दिक्कत क्या? अरे कोई भी दिक्कत? अगला एग्जांपल करवाऊं? समझ गए हो ना क्वेश्चन? और एक प्लेट रखा हुआ है लिक्विड में ऊपर, एक प्लेट नीचे है, ऊपर वाला जो है वो फिसल रहा है, मतलब लिक्विड का ऊपर वाला फ्लो है, नीचे वाला नहीं है, तो फोर्स तो लगेगा ही। बोलो ना, सही है क्या? और सही है क्या? एक बार ये क्वेश्चन और पूछ लिया था कि वाटर के सरफेस पे एक प्लेट रखा है और उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रैग करने के लिए कितना फोर्स लगाना होगा? उतना ही फोर्स लगाना होगा जितना विस्कस फोर्स पीछे लग रहा होगा। अरे एक वाटर सरफेस पे एक प्लेट रखा हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए क्या फोर्स लगाना होगा? उतना ही फोर्स लगाना होगा जितना विस्कस फोर्स पीछे लग रहा होगा। अरे बोलो। हाँ, ये भी पूछा है तो बता देते अपन, पूछता तो। बोलो। ठीक है, वेरी नाइस।